स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आपका जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 जून को आपका का पेपर है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले अपकमिंग जो पीसीएस का पेपर है, प्री के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे और इसके अलावा एसआई के लिए भी। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो है युद्ध अभ्यास समुद्र लक्षण। युद्ध अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ था? तो आप जानते हैं कि जो समुद्र लक्षण है, ये जो युद्ध अभ्यास है, ये आपका मलेशिया और भारत के बीच में संपन्न हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका क्या? मलेशिया। और मलेशिया के साथ में कौन? इंडिया। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, मलेशिया और भारत के बीच में समुद्र लक्ष्मण 2024 संपन्न हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं हिस्ट्री का है, मध्यकालीन भारत से संबंधित। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है ना? यह वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने का कार्य किया था। ठीक है, उसका नाम था आपका क्या? एफएसटी। और हम सभी जानते हैं एफएसटी मीन्स होता है क्या? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर हम बात करेंगे आगे भी, तो आप जानते हैं कि यह पहला मतलब मध्यकालीन भारत का शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये आप जानते हैं। हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, है ना, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, इन 4 नगरों को बसाया था। इसके अलावा इसने बहुत सारे करों को समाप्त किया था आपका, है ना। और इसके अलावा इसने 4 प्रमुख कर लगाए थे। आप सभी जानते हैं, खराज हो गया, खुम्स हो गया, है ना। इसके अलावा आपका जजिया कर हो गया और जकात कर हो गया। इन 4 करों को इसने लगाया था। हम सभी जानते हैं कि जो आपका जजिया कर है ये ब्राह्मणों पर, गैर मुसलमानों पर कहूं या ब्राह्मणों पर लगने वाला, ब्राह्मणों पर इसने कर लगाया था। कौन सा वाला? जजिया कर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका खुम्स क्या था? युद्ध में लूटे हुए माल, युद्ध में जो भी लूटा गया माल था उससे संबंधित कर। ठीक है, जिसको कि जो ये राजा था सुल्तान, ये 1/5 उसका हिस्सा, टोटल का हिस्सा अपने पास रखता था। ऐसी आपका और भी कर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो एफएसटी था, इसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, खराज खुम्स लगाया था। खराज आपका किस रिलेटेड हो जाएगा? जमीन टैक्स था एक प्रकार से। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एफएसटी के बारे में, और भी चीजें आती है। जैसे इसकी एक आत्मकथा आती है। आत्मकथा इसकी कौन सी थी? फतुहात ए फिरोज शाही, जो इसने खुद लिखी थी, वो भी इसने, इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके अलावा इसको सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। इसने बहुत सारे पुल वगैरह, डैम वगैरह भी ऐसे बोलते हैं कुछ बनाए थे ऐसे, है ना, नहरें वगैरह बनाई थी बहुत सारी। तो ये सब चीजें इसके बारे में है। ठीक है। और अगर अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो पहली महिला एयरलाइंस पायलट कौन बनी? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा बनर्जी। ठीक है ना, दुर्गा बनर्जी पहली महिला एयरलाइन पायलट बनी भारत की। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद में और कहां से लिया गया है? ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, ये दोनों की दोनों कहां से ली गई हैं? ठीक है। विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है। सीधी सीधी बात है, समानता का जो अधिकार है ना, उसमें विधियों के समक्ष समता भी है और विधियों के समान संरक्षण भी है। और अगर मैं बात करूं विधियों के समक्ष समता की, तो ये आपका कहां से लिया गया है? ये प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है। और विधियों के समान संरक्षण कहां से लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? अमेरिका से। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इनका अर्थ क्या है कि विधियों के समक्ष समता, सभी जानते हैं कि विधि के, कानून के नजरों में सभी क्या है? समान है। उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। विधियों के समक्ष समता के संबंध में डाइसी का नियम भी है, जो कहता है क्या? कि कानून सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है और कानून से बढ़कर के कोई भी नहीं है। डाइसी का नियम विधियों के समक्ष समता को दिखाता है। इसी प्रकार से विधियों के समान संरक्षण मतलब कि सभी व्यक्तियों को समान तरीके से संरक्षण दिया जाएगा। और ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग देशों से ली गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस क्या है? थोड़ा सा समझना है, पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस कब आया था? ये कब का है? तो आप बोलेंगे 1980 का।
और ये क्या था, तो एक छोटी सी एक ही लाइन में इसको समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, कि आर्टिकल 368 का सब क्लोज 4, ठीक है, इसको इनवैलिड घोषित किया गया। आर्टिकल 368 का सब क्लोज 4 जो था, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और इसमें जो इंदिरा गांधी सरकार ने सब क्लोज 4 डाला था, इसी सब क्लोज 4 को इनवैलिड किया था, इनवैलिड माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट में समझाएं तो यही आपको समझना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। बस एक और बात समझनी है कि 368(4) में क्या था। जब 368(4) में क्या था ये समझ में आएगा, तभी समझ पाएंगे कि एक्चुअली में मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ केस क्या है। तो सीधी सीधी बात, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 368(4) को इनवैलिड घोषित करेंगे। इसलिए इनवैलिड घोषित करेंगे क्योंकि क्या, क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए लाया गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो पद्धति है ना, उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। किसको लाया गया था? आर्टिकल 368 के सब क्लोज 4 को, ठीक है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन तो भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण है ना, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला है कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, यदि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाता है, तो हम उस कानून को उतना खत्म कर देंगे जितने तक वो क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ आपको, जैसे एक आलू है ना, मैं अपनी तरह से सोचता हूं मतलब इसके बारे में, कि जैसे एक आलू है ना, हम उस आलू को, अगर कोई आलू अंदर से खराब है, तो हम उस आलू को कितना काटेंगे, जितना कि वो अंदर तक खराब हो। ऐसा तो नहीं ना कि हम पूरे आलू को काट देंगे ऐसा, या फेंक देंगे सॉरी, तो हम उस आलू को उतना ही काटेंगे जितना क्या होगा, जितना वो खराब होगा, है ना। वैसे ही संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, यदि वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन या खत्म करता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट न्याय उसकी समीक्षा करके, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके, उसको दोबारा जांच करके उसको उतना समाप्त कर सकती है जितना कि वो क्या करता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। समझ गए? और ये बात है, पहले इसको समझिएगा। फिर दूसरी बात, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ केस क्या है, तो इसमें 368(4) को इनवैलिड किया गया, क्योंकि 368(4) क्या कहता था, वो कहता था कि हम इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को समाप्त कर दिया। ले, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये तो बहुत हो गया। अब देखिए, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, बस एक लाइन में समझना है, मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट तरीके से। राजकोषीय घाटे का अर्थ समझना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। देखो, आपने 10 रुपए कमाए, ठीक है, और 6 रुपए खर्च कर दिए। आपने 10 रुपए कमाए और आपने 6 रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ आपने जो कमाया और फिर आपने जो खर्च किया, उसके बीच का अंतर क्या है। यानी कि अगर आपने 10 रुपए कमाए, 6 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 4 रुपए, है ना। बस वही राजकोषीय घाटा है, यानी कि सरकार के द्वारा कुल प्राप्त राजस्व, ठीक है, और उसमें माइनस करते हैं सरकार का कुल व्यय का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। यानी कि कुल प्राप्तियां, यानी कि प्राप्तियों का मतलब ये मत सोचना कि क्या प्राप्तियां, टैक्स कलेक्शन सरकार का माइनस कुल व्यय, ठीक है ना, कुल व्यय मैंने खर्च, बस इसका ही अंतर क्या कहलाएगा, आपका राजकोषीय घाटा, या राजकोषीय घाटे का अर्थ यही है। मैंने बोला ना, जैसे आपने 6 रुपए कमाए, माना आप सरकार है, 4 रुपए आपने खर्च कर दिए, इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा, 2, यही क्या है, राजकोषीय घाटा, ठीक है। बस फिलहाल के लिए समझने के लिए। अब देखिए आगे, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, इकोनॉमिक सर्वे हम इसको कहते हैं। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है। बस बात खत्म, फिलहाल के लिए इतना ही, इसमें आगे बढ़ते हैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बतुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। बतुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है आपका तेलंगाना में, और तेलंगाना जो राज्य बना था भारत का 2 जून 2014 को बना था, ये सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी नियुक्त नहीं किया जाता। देखो, वन लाइनर क्वेश्चन, अब वैसे तो इसको पेश किया जाता है 4 ऑप्शनों के साथ में, तब तो आप कर भी देते एकदम से, है ना। लेकिन जैसे सीधा सीधा पूछा जाए, तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी फंस सकता है इस क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा
वैसे तो बहुत सारे अधिकारी जिनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, क्योंकि वन लाइनर में आप कह नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत सारे, पर फिर भी मैं इसको सीधा सीधा कहूं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी नियुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर होता उपराष्ट्रपति। अब आप बोलेंगे क्यों भाई उपराष्ट्रपति क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है कि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और इसके लिए भी आर्टिकल, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसको चुना जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत यह प्रक्रिया? आर्टिकल 66 का फर्स्ट के तहत यह प्रक्रिया कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, उसको क्या करेंगे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनेंगे। क्लियर? आगे देखिए, कैवल्य शब्द का संबंध किस धर्म से? आप सभी जानते हैं पहले कैवल्य शब्द का मतलब क्या होता है। कैवल्य शब्द का मतलब होता है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। मतलब जीवन में सारी इच्छाएं खत्म कर दो, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब ऐसा ही कह रहा है, जीवन में सारी इच्छाएं खत्म करके, ठीक है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जीवन से मोह भंग हो जाना, ठीक है। आप कहेंगे कि यार अब जीना ही नहीं है, बस परम पिता को प्राप्त हो जाना है, बात खत्म। तो वही कह रहा है कैवल्य शब्द का संबंध किस धर्म से? आंसर तो जैन धर्म है, आप भी जानते हैं, पर मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अगर आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे तो, ठीक है। दूसरी बात में एक बात बताओ, कैवल्य शब्द का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। और कैवल्य का अर्थ अगर मैं कहूं, कैवल्य का अर्थ होता है आपका, केवल्य कहूं या कैवल्य कहूं, ठीक है, का अर्थ होता है क्या? निर्वाण। और निर्वाण का मतलब क्या होता है? फिर कोई बच्चा बोलेगा निर्वाण क्या होता है, तो निर्वाण का मतलब क्या होगा? एक प्रकार से मोक्ष। अब ये मत बोलना भाई कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष का मतलब होगा क्या? मोक्ष का मतलब होगा कि जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाना है, और जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है, यानी कि परमात्मा में समा जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य से होकर के बहती है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार जो मालवा पठार के मतलब पूर्व में है, ये आपका जानते हैं। तो बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी जो उत्तर प्रदेश में भी बहती है, मध्य प्रदेश, दोनों के बीच में बहती है, तो बीच में बहते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे क्या? केन नदी। तो केन नदी, अब आप जानते हैं कि केन, बेतवा, ये किसकी सहायक नदियां है? यमुना की सहायक नदियां है ना। तो कुल मिलाकर के यूपी और एमपी में बहने वाली नदी कौन सी है? दोनों की बाउंड्री में, या दोनों की सीमा में, या दोनों के बीच की नदी बहती है। और लास्ट प्रश्न आज का, कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की 12मासी नदी कौन सी है? 12मासी नदी मतलब 12 के 12 महीने बहती है जो, इसका राइट आंसर है कावेरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। और हम सभी जानते हैं कि जो कावेरी नदी है ना, वो आपका कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। गेटिंग योर माइंड? क्या बोला मैंने? कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कावेरी नदी के बारे में। और एक और फैक्ट आप सभी जानते होंगे, क्योंकि फेमस है तो सभी जानते हैं, कि कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहते हैं। और गोदावरी को क्या कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं क्या? दक्षिण गंगा। क्लियर? पेन गंगा, वेन गंगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और अमरावती किसकी? कावेरी की सहायक। बहुत सारी नदियां उनकी सहायक, पर जो कहीं मैंने देखा था एक पेपर में आ रखा था कि अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कावेरी। क्योंकि आपको पता है याद वही रहता है जो ज्यादा फेमस पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कावेरी नदी के संबंध में 12मासी मतलब 12 के 12 महीने क्या होती है? बहती है, ठीक है। तो दोस्तों कोशिश की है कि वीडियो आपको अच्छी लगे, और आज के लिए हम इस पे इतना ही पढ़ेंगे, और इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम, अब हम इसके बाद उत्तराखंड जीके की कल वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।